हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरथायरॉयडिज्म अपने आप में एक चैलेंजिंग इशू है। जब किसी प्रेग्नेंट फीमेल को थायराइड लेवल्स बढ़ जाते हैं तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैनेज करना जरूरी है, क्या इसके चैलेंजेस है और क्या यूजफुल टिप्स है, इसको मैनेज करने के लिए आज इन सारी चीजों पर बात करेंगे। प्रेगनेंसी में हाइपरथायरॉयडिज्म आज का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसमें काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और इसकी रेलेवेंस क्या है, ये सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म को मैनेज करने की। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आते हैं और लास्ट में मैनेजमेंट करने की स्ट्रैटेजीज पर हम बात करेंगे, हमारा फाइनल वर्डिक्ट डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बिना समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, माँ की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी माँ को अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसको पैल्पिटेशन होगा, वेट लॉस होगा, एंजाइटी होगा और ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से माँ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस होंगे। प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे बच्चे का मिसकैरेज हो सकता है, माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, माँ को हार्ट फेलियर हो सकता है, माँ सडनली हाइपरथायरॉयड स्टॉर्म में जा सकती है, यानी कि सडन थायराइड क्राइसिस में जा सकते हैं, जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान बचाना मुश्किल है। जहां तक सवाल है बच्चे की डेवलपमेंट का, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, प्री टर्म बर्थ हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, बच्चे का बर्थ वेट लो हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, यानी बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ या विकास ना हो पाए। और कभी कभार जब एंटीबॉडी बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं तो बच्चा जब माँ के पेट से बाहर निकलता है तो बच्चे का हृदय की गति बहुत ज्यादा हो सकती है, उसको चिड़चिड़ापन या पुअर वेट गेन, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये मैनेजमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन्स का प्रॉपर रेगुलेशन होता है तो माँ और बच्चे का ग्रोथ और मेंटेनेंस प्रॉपर होता है और प्रेगनेंसी प्रॉपर्ली कंटिन्यू होती है। जब ये नहीं होता है तो माँ और बच्चे दोनों को कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट जरूरी है। अब प्रॉब्लम्स इसमें क्या आती है, एक तो ये कि हाइपरथायरॉयडिज्म को डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रेगनेंसी और हाइपरथायरॉयडिज्म में काफी ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पैल्पिटेशंस होना, हृदय की गति का बढ़ना या घबराहट, बेचैनी होना, एंजाइटी होना, कमजोरी, सुस्ती का एहसास होना। ये सारी चीजें वैसे भी प्रेगनेंसी में हो सकती है, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर्स है। इसके अलावा प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स को कई बार वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। ये भी कई बार हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि दोनों में काफी सिमिलरिटी होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स में भी अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, नोजिया हो सकता है, तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम यानी प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग जो उसके साथ इसे कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन का देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई एंटी थायराइड मेडिसिन है, खासकर जो मेथिमेजोल, कार्बिमेजोल सबसे कॉमनली यूज होता है, वो अगर पहले ट्राइमेस्टर में बच्चे को देते हैं तो बच्चे में विकृति पैदा हो सकते, बच्चा डिफॉर्म पैदा हो सकता है, उसको परमानेंट डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिसे बाद में करेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए पहले 3 महीने थोड़ा सा क्रूशियल है। इसका रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसमें रिस्क होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयों के डोजेस को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल आता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा सा थायराइड लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं, बॉडी में बहुत सारे नए तरह के प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज बनते हैं जो थायराइड हार्मोन के लेवल्स को सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान बार बार डोजेस को चेंज करना भी पड़ता है। हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से बॉडी के प्रोटीन लेवल्स, वॉल्यूम लेवल्स और हार्मोनल लेवल्स सिग्निफिकेंटली चेंज करते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोनल लेवल्स को मैनेज और मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है और ज्यादा साइड इफेक्ट्स दवाइयों के होने का चांस ज्यादा रहता है। जो कॉमनली दवाइयां यूज होती है उसमें मेथिमेजोल अगर पहले ट्राइमेस्टर में दिया जाए तो बच्चे में शारीरिक विकृतियां पैदा कर सकता है। और इसके अलावा जो प्रोपाइल थायरोसिन मेडिसिन यूज होती है वो बच्चे में विकृति तो उतनी नहीं करता है, लेकिन वो लिवर टॉक्सिसिटी कर सकता है और वैसे भी प्रेगनेंसी में माँ का लिवर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए प्रोपाइल थायरोसिन अपने आप में थोड़ा इशू इसमें कर सकता है। इसके अलावा आपको प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की आवश्यकता है, जिसमें माँ और फैमिली मेंबर्स दोनों को काउंसलिंग करने की आवश्यकता है कि उनको थायराइड के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या मैनेजमेंट में इश्यूज आ सकते हैं, आगे जाके किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, ये सारी चीजें समझाना और प्रॉपर्ली पेन एंड पेपर में डॉक्यूमेंट करना कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपने समझाया, ये चीजें जरूरी है, क्योंकि कई बार ये चीजें इग्नोर हो जाती है और बाद में जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो कई बार इश्यूज बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी की अर्ली फेज में जो टेराटोजेनिक रिस्क है दवाइयों का, ये भी माँ को और उसके फैमिली मेंबर्स को समझाना आवश्यक है। यदि आप नहीं समझाते हैं तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस ज्यादा होता है। अब बात करेंगे मैनेजमेंट में क्या स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो कंसेप्शन करने से पहले ही एक यूथायराइड लेवल अचीव हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, वो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा प्री कंसेप्शन के टाइम यदि आपने प्रेगनेंसी को पहले से प्लान करके रखा है तो मेडिसिन को आप प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। यूजली रिकमेंडेड है कि पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के आप प्रोपाइल थायरोसिन को प्रेफर करते हो, उसके बाद आप स्विच कवर करते हो मेथिमेजोल या कार्बिमेजोल में, जो कि कॉमनली ज्यादा यूज की जाने वाली दवाइयां हैं। ये दवाइयां पहले ट्राइमेस्टर में बच्चे को नुकसान कर सकते हैं, इसलिए पहले ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायरोसिन यूज करते हैं।
बाद के ट्राइमेस्टर में क्योंकि प्रोपाइल थायरोसिल से लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है और वैसे भी प्रेगनेंसी में लिवर कॉम्प्रोमाइज होता है, इसलिए उस टाइम पे आप मेथिमेजोल पे शिफ्ट कर देते हो। इसके अलावा आप बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हो, जो कि अगर माँ की हृदय की गति ज्यादा है तो उसको कम करने में मदद करता है, और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं तो अगर पहले से प्लान है तो माँ का थायराइडेक्टमी आप पहले से प्लान कर सकते हो। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही सर्जरी करने की आवश्यकता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना करें, लास्ट ट्राइमेस्टर में ना करें। सेकंड ट्राइमेस्टर सर्जरी के लिए सबसे बेस्ट और सबसे सेफ टाइम है। हालांकि ज्यादातर ये बेटर होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जब तक मजबूरी ना हो आप कोई भी सर्जरी नहीं करो, फिर भी अगर मजबूरी हो तो आप इसे कर सकते हो। पोस्टपार्टम केयर के दौरान आपको रेगुलर बेस पे मॉनिटर करने की आवश्यकता है। पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी और पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, ये दोनों ही चीजें होती है जो हाइपरथायरॉइड पेशेंट में हो सकती है। इसके अनुसार आपको मदर का जो एंटीथायरॉइड ड्रग्स है उसके डोजेस को मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके सिम्टम्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, और माँ और बच्चे दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को भी इन एंटीबॉडीज की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, दवाइयों की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरऑल एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की जरूरत है, जहां गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सारे लोग मिलकर अगर इसको मैनेज करें तो कंपैरेटिवली केस को मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाता है। यदि अगर प्रॉपर मैनेज नहीं होता है तो बहुत सारे तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कई बार परमानेंट डैमेज भी छोड़ सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरथायरॉइडिज्म मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा इशू है, आज हमने इसको डिस्कस किया। प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉइडिज्म के क्या इश्यूज होते हैं उसको हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया, उसे भी जरूर चेकआउट करें। प्रेगनेंसी में बाकी हार्मोनल लेवल्स में क्या फ्लक्चुएशन आते हैं इसको भी हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा